तो नमस्कार। लेक्चर नंबर 36 एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के लिए यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1 से लाकर 35 पूरी प्लेलिस्ट बनी है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के नाम से, तो उसे देख लीजिएगा आप अच्छे से 1 बाय 1 लेक्चर्स, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, ओनली 7 डेज़ आपके पास रिमेनिंग है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा आप। और जो लेक्चर्स हमारे अभी तक हमने यहाँ पढ़े हैं उसमें फुल लेंथ टेस्ट जो है आपका वो कौन सा है यहाँ पर, आज का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12, और इससे पहले हम 11 फुल लेंथ टेस्ट प्रीवियस ईयर यहाँ पेपर के माध्यम से कर चुके हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न पूरा सेम है आपका। जो भी लेक्चर्स हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पे अटेंड किए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, तो वो सारे आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के जैसे ही हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको आइडिया होगा, है ना। तो 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स आपको कम से कम 1 से 2 बार देखना है अभी एग्ज़ाम से पहले, तो अच्छी तैयारी करिए आप, और ऐसे ही हम आगे भी लेक्चर्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है आपका सिविल इंजीनियरिंग में पूछा गया जो पेपर है जनरल स्टडीज़ का, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 36 और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीटी क्वेश्चन है सबसे पहले, मित्रों से तुरंत रियल टाइम संचार के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, है ना। तो इसका आयोग ने आंसर माना था, एक तो आईआरसी और दूसरा इंस्टेंट मैसेजिंग। 1 का बी एंड डी यहाँ पे सही माना था। तो आईआरसी का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है पूछा है। ई कॉमर्स को अच्छे से पढ़ के जाना है हमें आईसीटी में, उसके बाद ई गवर्नेंस को पढ़ के जाना है, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन्स, फुल फॉर्म सभी के अच्छे से एक बार देख के जाना है। प्रीवियस लेक्चर्स जो भी करे हैं हमने उनमें बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे गए हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। और हमारे कम्युनिटी ऑप्शन में भी बहुत सारे मैंने फुल फॉर्म वहाँ पे भी डाल रखे हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा आप 1 बाय 1। तो यहाँ पर जो है आपका क्या पूछा, ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है, B2B है, C2B है, B2 है, तीनों हैं, तो यहाँ नहीं पूछा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कौन सा ई कॉमर्स नहीं है। तो यहाँ पे तीनों ई कॉमर्स हैं, इसलिए 2 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 3, पहले पूछा गया क्वेश्चन है ये। 3 का यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फजी लॉजिक का रिक्त स्थान में उपयोग बहुत सफल उपयोग हो रहा है। फजी लॉजिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन में, एयर कंडीशनर में, डिश वॉशर में, उपयुक्त सभी में, तो इसका जो 4 का डी वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए निम्न में से किस प्रतीक एवं नियम का उपयोग FOPL में होता है। प्रेडिकेट, लॉजिक, क्वांटिफायर्स या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सी, है ना। FOPL का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से संचार में उपयोगी गाइडेड मीडिया का उदाहरण कौन सा है। तो वो है आपका 6 का डी, फाइबर ऑप्टिक केबल, यहाँ पे सही हो जाएगा 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार के द्वारा NMEICT परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ किया गया है ना। ये जो परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ की गई है ये हमें बताना है। तो 7 का जो है आपका सी, शिक्षण विभाग के लिए, है ना, एजुकेशनल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो 7 का जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा बस कंप्यूटर उपयोगकर्ता को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बस जो है वो कंप्यूटर यूज़र को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देता है। तो इसका 8 का जो है वो सी हो जाएगा, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और मैंने कम्युनिटी ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं, है ना, फुल फॉर्म वाले, तो एक बार देख लीजिएगा सभी को आप, क्योंकि एग्ज़ाम में आने की संभावना आपकी 100% है ना। फुल फॉर्म पूछेंगे आईसीटी संबंधित, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के लिए काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। एआई में कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के लिए काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए कौन सी पद्धति का यहाँ पे उपयोग होता है, ये हमें बताना है। तो 9 का जो है वो सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ट्यूरिंग टेस्ट। अभी हमने पढ़ा, देखो 2 क्वेश्चन ट्यूरिंग टेस्ट संबंधित हो गए। कितने प्रतिभागी पूछा था, तो 3, और ट्यूरिंग टेस्ट सहभागी पूछा था कितने, 3, और यहाँ पे ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के लिए काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए कौन सी पद्धति रहती है, ट्यूरिंग टेस्ट। तो 9 का जो है वो आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। 10 का बी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप, 10 का जो है वो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना केवल इनको, जो अभी हमने पढ़े क्वेश्चन वही इंग्लिश मीडियम में है ये, इनको देख लीजिए आप। 1, 6, फिर 2, 7, 3, 8, 4, 9 और 5, 10, ये क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, निम्न में से किस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है, कौन सा अभिलेख है वो जिसमें तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है, तो 11 का जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख, और मंदसौर का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम पूछते हैं, पूछा हुआ है बहुत बार, तो दशपुर सही हो जाएगा। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है, दशपुर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है, तो 11 का जो है वो आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन नाम मेकल से निम्न में से किस क्षेत्र का बोध होता है, ये पूछा गया है। प्राचीन नाम मेकल से निम्न में से किस क्षेत्र का बोध होता है, अमरकंटक, उज्जैन, मालवा या बुंदेलखंड, तो 12 का जो है वो आपका ए हो जाएगा, अमरकंटक, है ना। तो अच्छे से पढ़ के जाएगा, अमरकंटक यहाँ पे किस ज़िले में, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है हमें। 14 का जो है 12 का जो है वो आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी, ये पूछा गया है। किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी, हर्ष, यशोवर्मन, धंग या विद्याधर, तो जो सही आंसर है हो जाएगा 13 का आपका सी, धंग ने। धंग ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी, चंदेल शासक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार में शारदा सदन की स्थापना किसने करवाई थी, धार में शारदा सदन की स्थापना किसने करवाई थी, तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली डिलीट किया गया था आयोग द्वारा, 14 वाला। तो इसका सही उत्तर आप बताइएगा, किसके यहाँ पे धार में शारदा सदन की स्थापना की करवाई थी, है ना। तो 14 का आप देख लीजिएगा, धार में शारदा सदन की स्थापना किसने करवाई थी, यहाँ पे क्या है, आयोग द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। देखिए, उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की प्रतिष्ठा की थी। उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की प्रतिष्ठा की थी। मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, एरियन या मिनांडर, चारों में से कौन सा है, तो 15 का जो बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, हेलियोडोरस। उस यूनानी राजदूत का नाम जिसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की प्रतिष्ठा की थी, उसका नाम क्या था, हेलियोडोरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखो, विद्वशाल भंजिका के लेखक कौन है। मैंने आपको बताया था पहले भी, प्रीवियस लेक्चर्स में भी, कि जो हमारे एमपी के रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में 1 से 2। तो देखो, बिल्हण, सोमदेव, भास या राजशेखर, तो 16 का जो है वो आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, राजशेखर, 16 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, विद्वशाल भंजिका किसकी है, राजशेखर की, 16 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राम रसायन के लेखक कौन है।
राम रसायन के लेखक कौन है? पद्माकर, ईसूरी, राजशेखर या बिल्हण? तो जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, 17 का ए, पद्माकर, है ना। मैंने आपको बताया ये कि इनकी रचनाएं हमें अच्छे से पढ़ के जाना सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली को उत्तर प्रदेश के किस बोली के निकट माना जाता है? बघेली जो है उसको उत्तर प्रदेश के किस बोली के निकट माना जाता है, ये पूछा गया था। तो ये माना जाता है आपका 18 का बी, अवधी भाषा के, अवधी के निकट माना जाता है किसे? बघेली को। अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 का आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए करते हैं ताकि हमको आइडिया हो जाए किस तरह से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कैसे हमें तैयारी करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमें, कौन सा नहीं पढ़ना है, सारा आइडिया हमें प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने से होता है। और यहाँ पर भी हम सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर था जनरल स्टडीज़ का, जो आपकी MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट जैसा ही है ना, वो भी वैसा ही आएगा आपका, मतलब वही पूरा पैटर्न वैसा ही रहेगा। पैटर्न आपको पता ही है, MP GK 30 से 35 प्रश्न और ICT और करंट अफेयर 15 से 20 प्रश्न, है ना। 20 भी आ सकते हैं दोनों मिला के और 15 भी आ सकते हैं। अगर 15 आए तो 30 से 35 MP GK रहेगा, 35 MP GK रहेगा, और अगर 20 आए तो 30 MP GK रहेगा, 30 MP GK और 10 आपके ICT और 10 करंट अफेयर्स, इस तरह से पेपर आएगा। तो करंट अफेयर को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 2023 का और 2024 का आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना। यहाँ पर क्या है कि जो आपके पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर है, तो यहाँ पे करंट अफेयर जो है वो पुराना हो गया थोड़ा, है ना। 2022 का पेपर है तो 2020-21 का करंट अफेयर यहाँ पे पूछा गया होगा। आपको क्या करना है, 2023 और 2024 का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे जो है आपका 18 का बी हो गया, है ना, 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में मान्य है? कौन से देवता जो है वो लोक देवता के रूप में मान्य है बुंदेलखंड में? तो 19 का जो है वो आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, लाला हरदौल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का बी, लाला हरदौल बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में मान्य है। 19 का बी यहाँ पे सही हो गया। अब इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा आप। 11 क्वेश्चन नंबर 11, 15, 16, उसके बाद 12, 17, उसके बाद 13, 18, 14 और 19, ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, सभी को पता है। 20 का जो है आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, चंदेल। खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन है? चंदेल। तो 20 का जो है आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं? ये पूछा गया है आप। तो कौन सा क्षेत्र है वो जहाँ पे सघनतम वन पाए जाते हैं? तो 21 का जो है वो आपका सी हो जाएगा, सतपुड़ा मेकल क्षेत्र। यहाँ पर जो है आपके सबसे सघनतम वन पाए जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से कथन मालवा के पठार के लिए सही अवस्थिति दर्शाते हैं? कौन से कथन, ये पूछा गया है ना। तो पहला कथन है, यह मध्य अद्वितका के पश्चिम भाग में स्थित है, यह बेतवा एवं जोइला की घाटी में स्थित है, यह बुंदेलखंड अद्वितका के पूर्व में स्थित है, या यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ये हमें बताना था। 22 का जो है वो आपका ए यहाँ पर सही होने वाला है। ए का मतलब ये ए और डी जो कथन है वो सही है ना। ए मतलब यह मध्य अद्वितका के पश्चिम भाग में स्थित है, और डी यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, दो कथन यहाँ पे गलत है। बी और सी गलत हैं और ए और डी यहाँ पे सही है। 22 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसके लिए पूछा गया था? मालवा के पठार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में असत्य है? क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या पूछा है? असत्य है।
तो यहाँ पे 23 का जो बी है वो असत्य हो जाएगा। औसत वार्षिक वर्षा 200 mm से कम है, ये वाला आपका असत्य हो जाएगा, है ना। 23 का बी यहाँ पे गलत है, बाकी दोनों कथन जो है वो सही है। 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, जोहिला, सोहागपुर, पेंच, कान्हा व सिंगरौली क्षेत्रों में कौन सा ऊर्जा संसाधन सर्वाधिक पाया जाता है? 24। तो 24 का जो है वो आपका डी हो जाएगा, कोयला। कौन सा? जोहिला, सोहागपुर, पेंच, सभी को पता है कि ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कोयले के लिए। जोहिला, सोहागपुर, पेंच, कान्हा एवं सिंगरौली क्षेत्रों में। तो 24 का जो है वो आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मैग्नीज अयस्क की प्रमुख पेटी किन जिला क्षेत्रों में पाई जाती है? मैग्नीज। तो मैग्नीज का आपको पता है कि मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है? बालाघाट को। तो जहाँ पे जो बालाघाट जहाँ भी दिख रहा है वो हम यहाँ पे टिक कर देंगे, है ना। 15 का जो बी है वो 25 का जो बी है वो यहाँ पे सही है। बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ मैग्नीज अयस्क की प्रमुख पेटी। तो 25 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा आप इनको। क्वेश्चन नंबर 20, 23, 21, उसके बाद 22, 24, उसके बाद 25। ये क्वेश्चंस आप इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा नदी पर अशोकनगर व ललितपुर की सीमा पर बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 43.80 मीटर एवं लंबाई 562.50 मीटर है। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना ऊपर के कथनों को दर्शाती है? मतलब ये 3 कथन दे रखे हैं, ये किस सिंचाई परियोजना से संबंधित है, ये पूछा गया है हमें। तो 26 का क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राजघाट सिंचाई परियोजना। 26 का आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? राजघाट सिंचाई परियोजना के बारे में। 26 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। छतरपुर जिले में पाया जाने वाला हीरा निम्नलिखित में से किस विकासखंड में अवस्थित है? ये पूछा गया है ना। छतरपुर जिले में पाया जाने वाला हीरा निम्नलिखित में से किस विकासखंड में स्थित है, ये हमें बताना था। 27 का जो डी है यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइएगा कि कौन से विकासखंड में स्थित है, कमेंट करके। 27 का जो डी है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का अलग से गठन किया गया? किस वर्ष, है ना, ये बताना था। 28 का जो आपका सी यहाँ पर सही होने वाला है। 28 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, ये पूछा गया था। तो सभी को पता है, प्रीवियस ईयर अपन ने जो पेपर करे उनमें भी अपन क्वेश्चन आया था ये। तो 29 का जो सी है यहाँ पर वो सही हो जाएगा, कुएं और ट्यूबवेल। 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पचमढ़ी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण है, क्या कारण है कि तापमान कम रहता है? तो इसका जो एग्जैक्ट सही जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा ऊंचाई और वनस्पति के कारण वहाँ पे क्या है, तापमान कम रहने का प्रमुख कारण है ऊंचाई और वनस्पति। तो 30 का जो ए है यहाँ पर सही हो जाएगा, ऊंचाई और वनस्पति यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ के जाना है ना, और वहाँ पे अच्छे आराम से पढ़ना है। 1 घंटा रहेगा आपके पास 50 प्रश्न करने में, और सावधानी से गोले गाले करना है आपको। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने के बाद जल्दबाजी नहीं करना है। अगर एक बार आपने गोला भर दिया
तो फिर कुछ नहीं हो सकता। गलत गोला भर दिया तो कुछ भी नहीं होगा, वो आंसर फिर आपको नंबर मिलने वाले नहीं हैं। और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का, ये भी ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, ये पूछा है। तो 31 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कैलाश नाथ काटजू। एमपी के सीएम जो रहे अभी तक के सीएम, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एमपी के अभी तक के जो राज्यपाल हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, है ना। 9 जून का जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि विधानसभा अध्यक्ष के बारे में, कि चौथी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। 31 का जो सी है यहाँ पर सही हो जाएगा, कैलाश नाथ काटजू, ये मध्य प्रदेश राज्यपाल नहीं थे। अगला है, निम्नलिखित में से अब कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये पूछा गया है। सत्यनारायण सिंह नहीं थे, राम नरेश यादव ये भी नहीं, भगवत दयाल शर्मा ये भी नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछा है तो कौन थे, सुंदरलाल पटवा। 32 का आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 32 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है, सरल क्वेश्चन है। 33, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, 3 स्तरीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 का जो है वो आपका सी यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत है ना, याद रखिएगा आप। इंग्लिश मीडियम वाला देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 26, 29, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 27, 32, 28 और 33, ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश किस जिले में मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, ये पूछा गया था। 34 का जो है वो आपका ए हो जाएगा, सभी को पता है, झाबुआ जिले में। 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, ये पूछा गया था। तो 35 का जो है वो आपका ए यहाँ पर सही हो जाए। डिंडोरी का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे ज़्यादा किसका है, भोपाल का। 35 का यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये पूछा गया था। 36 का जो बी है यहाँ पर सभी को पता है, हरदा जिला जो है 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जनसंख्या में अभी का जो लेटेस्ट जो जिला है वो बताइएगा कमेंट करके आप कौन सा है ना। 2011 की आपको पूछे तो फिर आपको वही बताना है ना, हरदा। 36 का तो हो गया हमारा, क्या था 36 का बी है ना। 37, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित हैं। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर है, तो ये 37 का जो है आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ पे, भोपाल में। 37 का ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 37 का ए इज़ राइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आयुध निर्माण खमरिया मध्य प्रदेश के कहाँ पर अवस्थित हैं, आयुध निर्माण खमरिया। तो 38 का जो है आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 38 का सी, जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सौदा पत्रक मोबाइल ऐप, सौदा पत्रक मोबाइल जो ऐप हैं वो किससे संबंधित हैं, ये पूछा गया था। तो 39 का आपका ए कृषि से संबंधित है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है सौदा पत्रक मोबाइल ऐप। 39 का आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एक जिला एक उत्पाद मतलब ODOP के तहत मध्य प्रदेश में इंदौर जिले का उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है इंदौर जिले का, सबको पता है, आलू, है ना।
कौन सा हो जाएगा, आलू यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर मुख्य अतिथि के रूप में थे इनमें से। तो 41 का जो है आपका ए हो जाएगा, अब्देल फतेह अल सीसी। ये उस समय करंट अफेयर क्वेश्चन था, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 23 और 24 दोनों का। हाँ, 41 का ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अब्देल फतेह अल सीसी, 41 का ए। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा, 34, 38, 35, 39, 36, 40, 37 और 41, ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 42, P75 परियोजना के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को 23 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो कौन सा था वो, 42 का जो है आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, INS वागीर, 42 का डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ, ये बताना था। 43 का ए यहाँ पर सही हो जाएगा, गुजरात में। करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन था। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ, तो 36वें जो राष्ट्रीय खेल थे वो कहाँ संपन्न हुए थे, 43 का ए यहाँ पर सही हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। 23 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, तो 44 का जो है वो आपका डी हो जाएगा, कहाँ पे किया गया, मुंबई में। 44 का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 43 का ए हो गया, 44 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो 45 का ए, लम्हेटा गांव में। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, लम्हेटा गांव जियोलॉजिकल पार्क। 45 का आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, 17वां अपने प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, तो 46 का जो ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कहाँ पे, इंदौर में। 46 का ए, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नहीं है, है ना। तो कौन सा नहीं है, 47 का आपका डी हो जाएगा, विदिशा की उदयगिरी गुफाएं जो हैं वो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं हैं। खजुराहो है, भीमबेटका है और सांची भी है ना। तो ये 47 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये हमारा जो लेक्चर नंबर 36 है और ये फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12 हैं। प्रीवियस ईयर जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट है उनको भी देख लीजिएगा आप, है ना। और वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस भी करिए, क्योंकि इससे ही आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो 47 का जो डी है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस खेल को मध्य प्रदेश के राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया। किस खेल को, सभी को पता है। तो 48 का जो सी है, मलखम, इसको राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजना कौन सी है। बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए, तो 49 का जो ये आपका बी, लाडली लक्ष्मी योजना, यहाँ पे सही हो जाएगा। 49 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की खेत तालाब योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है, ये आपको बताना है। तो 50 का जो सी है यहाँ पर वो सही हो जाएगा। अधिकतम सीमा क्या है, 16,350 रुपये। 50 का सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में पूछे गए जनरल स्टडीज़ पेपर से संबंधित। तो MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हेल्पफुल होने वाला वीडियो है आपके, और इसमें 12 आपके यहाँ पर क्या हो गए, आपके फुल लेंथ टेस्ट हो गए। और ICT क्वेश्चंस भी बहुत सारे मैंने
आपको लेक्चर्स करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से, और बहुत सारे आपके परीक्षा धाम में जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको भी मैंने सोल्व कराया है आपको। तो सारे लेक्चर्स आप 1 बाय 1 देख लीजिएगा, है ना, एग्ज़ाम से पहले। ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, 7 डेज़ बचे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए क्वेश्चंस 42, 47, 43, 48, 44, 49, 45, 46 और 50। आई होप कि आपको आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो आप अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।